नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2013 का प्रश्न है। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना। दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों से ऋण ले देना। और तीसरा, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रभुतियों का क्रय और विक्रय। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही आप लोग ये भी बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके पहले मुख्य जो न्यायाधीश है वो कौन थे। जिससे अभी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर जरूर दें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। गंभीर आरोप, हरीश साल्वे समेत 600 से अधिक वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी। न्यायपालिका पर अब दबाव डालने का हो रहा है प्रयास। कहा, अदालतों को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। कुछ वकील दिन में नेताओं का बचाव और रात में जजों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में पत्र लिखा गया जब विपक्षी नेताओं के केसों की हो रही है सुनवाई। आपको पता ही होगा, जो हमारी ये न्यायपालिका है ये हमारी एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसमें किसी का भी दबाव नहीं हो सकता, चाहे वो कार्यपालिका हो या फिर चाहे वो विधान पालिका हो। हमारे भारत में एक सर्वोच्च न्यायपालिका की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 124 तक इसकी बात की गई है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायपालिका यानी सर्वोच्च अदालत होगी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आपको पता होगा, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जो ईडी के हिरासत में उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो इसे भी आरोप लगाया कि इन्हें पत्र तब लिखा गया जब विपक्ष के नेताओं की कार्रवाई शुरू हो रही है। तो देख रहे हैं कि न्यायपालिका भी आरोप लगाया जा रहा है। डराना और धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है, पीएम कह रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अग्निपथ में बदलाव संभव, राजनाथ कह रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने अग्निवीरों को सुरक्षित भविष्य का दिया भरोसा। कहा, हमारा देश और उनकी सारी सीमाएं हैं सुरक्षित। अग्निपथ योजना 3 सेनाओं के भर्ती को लेकर उसी के संकेत, मतलब उसी को बदलाव होने के संकेत दे रहा है, क्योंकि चुनाव भी होने वाला है। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के 3 सेनाओं के कमीशन अधिकारियों के पद के नीचे के सैनिकों के भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई थी। अग्निपथ में आपको पता है इसका 4 साल का कार्यकाल हुआ था, मतलब कार्यकाल की बात होती है। और इसमें कहा जा रहा है कि 75% को छाड़कर केवल 25% को ही तीनों सेनाओं में भर्ती करने की बात कही जा रही है। उसी में कुछ बदलाव के बात चल रही है। देखते हैं क्या सन निकल के आता है इसका परिणाम। 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में रहेंगे केजरीवाल। आबकारी घोटाला आरोपित दिल्ली के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट को खुद अपनी बातें रखी। कहा, ईडी का एकमात्र उद्देश्य उन्हें किसी तरह से फंसाना था। अब देख रहे हैं ईडी इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आपको पता ही होगा, गृह मंत्री के राजस्व विभाग के अधीन एक राष्ट्रीय एजेंसी है। चुनाव प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं, विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें अपनी स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्था पर गर्व है। बैंक खाता फ्रीज करने के कांग्रेस के आरोप पर भी आई है अमेरिका की प्रतिक्रिया। आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अमेरिका ने टिप्पणी की थी जो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया उपलब्ध कराने की बात कही थी। और अभी हाल ही में उन्होंने जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता है उन्हें पर भी जो आरोप लगाया गया है कि जो
उनके खाते को फ्रीज कर दिया गया। उस पर भी एक मतलब अमेरिका की तरफ से टिप्पणी आई, लेकिन भारत उस पर इनका जवाब देते हुए कहा कि हमारे आंतरिक मामले में आप लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही भारत एक संप्रभु देश है। अगर कोई भी देश, कोई भी विदेशी देश भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है तो उसकी संप्रभुता का उल्लंघन भी होता है। तो इसके मामले में जर्मनी भी टिप्पणी कर चुका है, लेकिन अमेरिका भी टिप्पणी कर चुका है। भारत ने दोनों को कड़ा जवाब दिया भी है। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। सीएम को हटाने के लिए न्यायिक दखल की नहीं है जरूरत। हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की गई। अब देख रहे हैं कि ऐसे देख रहे हैं कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि जब तक किसी भी आरोपित पे, चाहे वो किसी भी पद पे हो, जब तक उसका जो भी उसने आरोप लगाया जब तक वो खारिज नहीं हो जाए, जब तक उस पर आरोप कानूनी तरफ से उसकी पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक वो अपने पद पे रह के कार्य कर सकता है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं। तब देखते हैं क्या परिणाम निकल के आता है। अभी 1 अप्रैल तक तो ईडी की हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अब यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। दक्षिण के दंगल में राजनीति का सिंघम। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने द्रविड़िया विचारधारा को मजबूती देने की चुनौती। अब देख रहे हैं, वैसे राजनीति से जुड़ी खबरें आएंगी। इलेक्शन आ रहा है ना, उसी पे पूरे में अब वही खबरें आ रही हैं। लोकसभा के दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू। 13 राज्यों के 89 संसदीय सीटों पर 22-26 अप्रैल को होगा मतदान। आपको पता ही होगा कि जो इस बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराया जाएगा। 7 चरणों में होंगे। पिछले साल भी 7 चरणों में हुए थे। टोटल सीट 543 सीटें हैं जिनमें ये चुनाव होगा। आपको पता ही होगा पहला चरण जो का चुनाव होगा वो 19 अप्रैल को होगा, जिसमें से 102 सीटों पे वोट होंगे। दूसरे चरण का जो चुनाव होगा 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 89 सीटों पे वोट होगा। और तीसरे चरण का चुनाव जो होगा 7 मई को होगा, 94 सीटों पर वोट होगा। और चौथे चरण का चुनाव जो होगा 13 मई को होगा, 96 सीटों पर वोट होगा। और वही 5वें चरण का चुनाव जो 20 मई को होगा, 49 सीटों पे वोट होगा। 6वें चरण का चुनाव 25 मई को होगा, जिस पे 57 सीटों पे वोट होगा। 1 जून को जो चुनाव होगा, जो 7वां चरण रहेगा, अंतिम आखिरी सीट यानी 57 सीटों पे चुनाव होगा। और मतगणना इसकी 4 जून को होगी और नई सरकार उसी दिन चुन के सामने आएगी। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए जो इस बार चुनाव होने वाले हैं। कई राज्यों में एक साथ मतलब एक ही चरण में चुनाव हो जाएंगे, तो कई राज्यों में 7 चरण में चुनाव होने की बात हुई है, क्योंकि आपको पता ही होगा जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए 7 चरण में चुनाव होने की बात कही जा रही है। तो बस आप लोग जानते रहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात हुई है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, जिस दिन आप लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। शिव कुमार सेन इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और पहली महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो रमा देवी हैं। वर्तमान में इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। यह आप लोग का सब बात की बात है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगियों के साथ जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इससे आप लोग जरूर पढ़िए। आज का जो आर्टिकल लिखा हुआ है, जो हिंद महासागर और मालदीव जो भारत का संबंध है उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो भी आप लोग हम ये पढ़ सकते हैं। स्कूली परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन का प्रभाव। 9वीं और 12वीं की परीक्षाओं की प्रणाली में सीबीएसई द्वारा व्यापक परिवर्तन किए जाने की तैयारी। हालांकि सीबीएसई शिक्षा व्यवस्था में समयानुकूल बदलाव करता रहता, परंतु ओपन बुक एग्जाम के रूप में जिस तरह के बदलाव की इस बार बात की जा रही है वह अनूठा लग रहा है। फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 9वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए कुछ निश्चित स्कूलों में लागू किया जाएगा। लिहाजा इसके तमाम पहलुओं को समझा जाना चाहिए। अब देख रहे हैं नई शिक्षा प्रणाली क्या आ रही है, उसके बारे में बातें हो रही हैं। आगे भी जारी रहेगी तेजी विकास दर, सीतारमण कहनी। वित्त मंत्री ने कहा, हमें विश्वास है कि हम विकास की गति को भविष्य में भी बनाए रखने में कामयाब होंगे। 70 करोड़ हो जाएगी मध्यम वर्ग की आबादी 2030 तक और निरंतर विकास के लिए सामूहिक प्रयास अत्यंत जरूरी है और आर्थिक विकास के सभी राज्य सक्रिय रूप से करें भागीदारी। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबर मिल जाएंगी। पाक के विदेश मंत्री डर के भारत संघ व्यापार बयान वाले से पल्ला झाड़ा। आपको पता है कुछ दिन पहले पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ व्यापार करने की बात कर रहा था, लेकिन उसने अपने पल्ला झाड़ चुका है। अब आपको पता है कि जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, इस पर भरोसा करने लायक नहीं, कभी भी कुछ भी बोलता रहता है। डर ने भारत के संबंध
भारत के व्यापार संबंध बहाल करने का विचार करने की बात कही थी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम 2019 के लिए निर्णय पर कायम हैं। बल्टीमोर में दुर्घटनाग्रस्त जहाज के चालक दल से पूछताछ। बल्टीमोर में दुर्घटनाग्रस्त जहाज से पूछताछ शुरू हुई है। जांच एजेंसी बोली है हादसे की जांच में लगे सकते हैं 1 से 2 साल। मैक्सिको व ग्वाटेमाला के 2 मजदूरों के शवों और किए गए हैं बरामद। आपको पता ही होगा, अभी अमेरिका के मेरीलैंड में बल्टीमोर एक स्थान है, वहाँ एक ब्रिज था। यह ब्रिज 1977 का इसमें निर्माण हुआ था। इस ब्रिज का नाम फ्रांसिस स्कॉट था। एक कंटेनर जहाज आया था। यह जहाज पर सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था और यह जहाज बल्टीमोर से कोलंबो यानी श्रीलंका की ओर जा रहा था। बल्टीमोर अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। आपको पता है, उसी का जो पिछला हिस्सा उस पर टक्कर खा के लगा था, तो उसका जो पुल ढह गया था। उसी पे लेके जो कुछ लोगों की मतलब मौत भी हो गई है और ऐसे भी उसमें पहले से इसमें मतलब वो इंडिकेट मैंने संकेत दे दिया गया था कि इससे पुल गिरने वाला है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि अगर ये भारत में होता, क्योंकि आपको भारत में पता है इतनी बाढ़ चलती है कि इसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये ऐसा पुल, इससे पहले से संकेत देने के बाद सारे गाड़ी वाहन को रोक दिया गया था। बाद में इससे यह पुल ढह गया। कभी आप लोग की इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखिए कहाँ स्थित है। ये आप लोग को पता है, अमेरिका के मेरीलैंड में बल्टीमोर एक स्थान है, वहीं पर ये स्थित ब्रिज है। ब्रिज का नाम फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज है। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए, जो आपके परीक्षा में शायद पूछ सकता है, क्योंकि इस समय देख रहे पूरी न्यूज़ खबरों में यही चल रहा है। अब देख रहे हैं IPL की बातें चल रही हैं। जयपुर में पराग की जय जयकार। राजस्थान ने दिल्ली को 12 रन से हराकर दर्ज की दूसरी जीत। पराग ने खेली अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी। यहाँ आपको परीक्षा के पढ़ने से चुनाव से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना आयरलैंड। 2004 में आज ही आयरलैंड रिस्तारा सहित सभी इक्वाडोर कार्यस्थलों में धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। यह कदम धूम्रपान के दुष्प्रभाव से 10 साल का शोध आने वाले के बाद उठाया गया था। इससे प्रेरित होकर कई देशों ने इसका अनुसरण भी किया था। बुध पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना नासा का मेरिनर 10। 1974 में आज ही के दिन नासा का मेरिनर 10 बुध पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। यह एक ही मिशन के दौरान 2 ग्रहों यानी बुध और शुक्र पर पहुंचने वाला पहला यान बना था। बुध शुक्र का निकटतम ग्रह है और शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर बुध तक यहाँ पहुंचा गया था। टीबी से पीड़ित 59% मरीजों करते हैं शराब का सेवन। सेंट्रल टीबी डिवीजन की एक रिपोर्ट में टीबी की बीमारियों का एक कारण बन रहा है कि अल्कोहल का इस्तेमाल। अब देख रहे हैं कि आजकल लोगों कितना ज़्यादा अल्कोहल की सेवन कर रहे हैं। अल्कोहल के इस्तेमाल से पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है प्रभावित। यहाँ आपको मूवीज जुड़ी खबर मिल जाएगी। अगर इंटरेस्ट हो पड़ी ना तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी खुला बाजार प्रचलन RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री यानी खरीद के माध्यम से बाजार के रूप में तरलता की स्थिति को टिकाऊ आधार पर समायोजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। यदि अतिरिक्त तरलता है तो RBI प्रतिभूतियों को बिक्री का समर्थन करता है और रुपयों की तरलता को बेकार कर देता है। यह मात्रात्मक यानी पैसों की कुल मात्रा को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति उपकरण है जो देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए नियोजित करता है। अतः सही विकल्प 3 है। तो अच्छी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।